नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृत वर्ण विचार के इस द्वितीय वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला के अंदर स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और उनके विविध भेद। संस्कृत वर्ण विचार के प्रथम वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्राणि प्रत्याहारा और संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत हमने जाना माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति की कथा, प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया, प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्ण वर्ण और प्रत्याहारों में स्वर व्यंजनों की क्रमशः वैज्ञानिक स्थिति। साथ ही हमने प्रारंभिक स्तर पर जानने योग्य वर्णमाला का उस वीडियो में स्पर्श मात्र किया था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं संस्कृत वर्णमाला के स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के विस्तृत विवरण को। आज संस्कृत वर्ण विचार के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला, स्वर व्यंजन की परिभाषा, स्वरों के भेद, व्यंजनों के भेद और अयोगवाह का विस्तृत विवेचन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करना, उसे अपने संस्कृतानुरागी मित्रों के साथ शेयर करना और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देना बिल्कुल न भूलें। तो आइए हम पढ़ते हैं संस्कृत वर्णमाला। पर इसके पूर्व मुझे एक बात कहनी है कि जैसे इंग्लिश पढ़ते समय सारे बच्चे पहले अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, उनको याद भी करते हैं, हिंदी पढ़ते समय हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं, ककहरा पढ़ते हैं और उन्हें याद करते हैं, ठीक वैसे ही संस्कृत के सारे छात्रों को भी संस्कृत पढ़ते हुए माहेश्वर सूत्र आने ही चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत की वर्णमाला है। तो अभी तक अगर आपने इसको याद नहीं किया तो आइए मेरे साथ इसे बोलिए और इसे याद कर लीजिए। वैसे भी माहेश्वर सूत्रों के आधार पर जिन विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, उनको जानने के बाद ही संधि आदि के नियमों को समझने में आसानी होती है, क्योंकि संधि के नियमों को समझने के लिए या महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के अनेक सूत्रों में प्रत्याहारों का जो प्रयोग हुआ है, यदि हमें प्रत्याहार का ज्ञान नहीं होगा तो हम सूत्र शैली में कभी भी व्याकरण नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइए मेरे साथ बोलिए, आई उण, रिलृक, ए ओंग, आई औच, हयवरट लण, यमंगणनम, झभय घढधश, जबगडदश, खफ छ ठ थ च ट तव, कपय शशसर हल। एक बार फिर से बोलिए, आई उन, ऋऋक, ए ओंग, आई औच, हयवरट लण, यमंगणनम, झभय घढधश, जबगडदश, खफ छ ठ थ च ट तव, कपय शशसर हल। वैसे माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया का विशद विवेचन पिछले पाठ में, मतलब माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार के पाठ में बहुत विस्तार से किया गया है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले आप माहेश्वर सूत्र के उस वीडियो को अवश्य देखें, तब आपको यह वीडियो या इस वीडियो में समझाई गई बातें बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो आइए अब हम व्याकरण विधि, जो एनसीईआरटी के द्वारा 9वीं 10वीं के लिए निर्धारित पुस्तक है, उसके आधार पर वर्ण विचार को पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है और परंपरा के अनुसार भगवान महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया था और उनमें से जो 14 ध्वनियां निकली थी, वही ध्वनियां पाणिनि जी को प्राप्त हुई और उन्हीं से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है।
और उसके ऊपर ये एक कारिका भी है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कनो पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। हमारे पिछले वीडियो में, माने माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार के वीडियो में, इन बातों पर, मतलब माहेश्वर सूत्र पर, माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति की कथा के विषय पर, माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार निर्माण के विषय पर, और माहेश्वर सूत्रों में जो इत संज्ञक वर्ण है या उनके स्वर और व्यंजनों की जो वैज्ञानिक स्थिति है, उनके बारे में बड़ा विशद विवेचन उस वीडियो में किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो माहेश्वर सूत्र के विस्तृत विवेचन को जानने के लिए सबसे पहले आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें, तब आपको ये आगे का पाठ और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम वर्णों के बारे में जानते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन, अब क्रमशः हम इनकी परिभाषा देखते हैं। स्वर, जिनका एक नाम अच भी है। अच क्यों है? क्योंकि यहाँ तक ये चार जो माहेश्वर सूत्र हैं, उनसे जो अच प्रत्याहार बनता है उसमें सारे स्वर चूंकि आ जाते हैं, इसलिए स्वरों का एक नाम अच भी है, क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे स्वर हैं। तो ये जो स्वर हैं, स्वर वर्ण जो हैं, वो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के विषय में कहा है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं सुशोभित होते हैं, मतलब जिनको अपना उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर की या किसी अन्य व्यंजन की, माने किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें कहते हैं स्वर। और अभी हम व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे, वहां हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर के तीन भेद काल की दृष्टि से होते हैं या मात्रा की दृष्टि से होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। अब हम जाने ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व माने लघु, माने छोटे। तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगे, उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या 5 है। हमने वहां माहेश्वर सूत्र में भी देखा था, आई उन रिल रिक, अ ई उ री और रि। ये 5 जो है ये ह्रस्व स्वर है। इनको लघु भी कह सकते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। स्वरों का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जिस स्वर में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर से दोगुना समय जिस स्वर में लगेगा उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। तो इनकी कुल संख्या 8 है। जो ह्रस्व स्वर थे अ ई उ री, उनका दीर्घ रूप मिलता है आ ई उ और री। तो ये सारे दीर्घ स्वर है। और इसी तरह कुछ संयुक्त स्वर है। ये देखिए नीचे, यहाँ देखिए कि अ और ई को मिला के ए बनता है, अ और ए को मिला के आई बनता है, अ और उ को मिलाकर ओ बनता है, और अ और ओ को मिला के औ बनता है। ये इस तरह से ये दो स्वर मिलके एक तीसरा स्वर, संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। ये सारे स्वर, संयुक्त स्वर भी दीर्घ स्वर ही कहलाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इसको आपने अगर संधि पढ़ी होगी तो वहां आपने जाना होगा गुण संधि और वृद्धि संधि के प्रसंग में। अगर आपने नहीं पढ़ी है संधियां तो आई बटन पर जाकर आप गुण संधि और वृद्धि संधि को भी देख लीजिएगा कि कैसे अ और ए मिलके ए बनता है या अ और ए मिलके आई बनता है। इनमें से जो री की ध्वनि है, देखिए हमने देखा कि अ ई उ और री, इन चारों के तो दीर्घ स्वर कहे जा रहे हैं, पर री का नहीं कहा जा रहा है। पर री ध्वनि का जो दीर्घ रूप है ली, वो केवल वेदों में मिलता है, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता। इसलिए लौकिक संस्कृत में ली का समावेश लौकिक संस्कृत की वर्णमाला में नहीं किया गया। तो ये जो अंतिम 4 वर्ण है, इनके 2 नाम हो गए। 2 नाम क्या, बल्कि 3 नाम है। इनको वर्ण संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इनको दीर्घ स्वर तो कहेंगे ही। इनका एक नाम मिश्र स्वर भी है।
मिश्रित होकर बनते, इसलिए मिश्र स्वर भी कहते हैं। और इनको संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ए, आई और ओ, औ ये चारों स्वर दो स्वरों के मेल से बनते। अब आइए हम जानते हैं स्वरों का तीसरा प्रकार। स्वरों का तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 या 3 से अधिक मात्राओं का समय लगे उसको कहते हैं प्लुत स्वर। हमने अभी पढ़ा ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, पर प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय 3 मात्रा या उससे अधिक मात्रा का समय लगता है। हम इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। देखिए अ में 1 मात्रा का समय लगा, आ इसमें 2 मात्राओं का समय लगा। पर जब हम किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को हम थोड़ा खींचते हैं, तो उसको हम 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं और ऐसे ही स्वर प्लुत कहलाते हैं। जैसे हमको राम को पुकारना है तो हम कहेंगे राम इधर आओ। हमें जब केवल पढ़ना है तो हम कहेंगे राम, पर जब हमें राम को पुकारना है तो कहेंगे राम इधर आओ। तो ये जो रा हमने खींचा तो ये 3 मात्रा या 3 मात्रा से ज्यादा काल तक का समय है, तो इस स्वर को प्लुत स्वर करते हैं। और लिपि में जब हम लिखते हैं तो प्लुत स्वर को ऐसे 3 की संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। आपको लग रहा होगा ये हमने कहीं नहीं देखा, है ना। उदाहरण के लिए यहाँ दिया है ए ही कृष्ण, हालांकि अ की मात्रा प्लुत नहीं होती, यहाँ कृष्णा होना चाहिए। ए ही कृष्णा, कृष्णा आओ। तो यहाँ पर जो 3 की मात्रा लगी है ये प्लुत स्वर है। इसी तरह आपने ओम ये शब्द देखा होगा, तो ये ओ और म के बीच में ये जो चिन्ह है ये 3 नहीं है, ये ई भी नहीं है, ये प्लुत का चिन्ह है। और हम इसको ओम नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं ओम। तो ये जो हम देर तक हमने इस ओ को खींचा तो ये ओ दीर्घ न होकर के क्या हो गया, प्लुत हो गया। महर्षि पाणिनि जी ने इन स्वरों को पहचानने के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र बताया है, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। यहाँ पर जो शब्द है उनको हम तोड़ते हैं, मैंने हम संधि विच्छेद करते हैं, तो क्रमशः हम विच्छेद करेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं उकालः अज, उकालः अझ्रस्व दीर्घ प्लुतः। यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले भी अ है, बाद में भी अ है, तो यहाँ एक विसर्ग संधि का नियम लगेगा, उकालो अज होगा, और फिर पूर्व रूप संधि का नियम लग के उकालोज ऐसा बनेगा। तो अगर आपने पूर्व रूप संधि का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर जाकर आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ पर 2 संधियां काम कर रही हैं, हम उनको भी क्रमशः देखते हैं। तो इनको अगर हम तोड़ें, हम यहाँ विच्छेद करें, तो उकालः अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यहाँ एक संधि काम कर रही है। हालांकि वो संधि आपके कोर्स में नहीं है, पर आप जान ले कि झयो होन्तरस्याम इस संधि के सूत्र के अनुसार जब झय प्रत्याहार के बाद माने च छ ज झ किसी भी वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद ह आता है, तो उस ह की जगह पर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। तो जब ज के बाद ह आया है तो ज की जगह पर च छ ज झ, ज की जगह पर नहीं, सॉरी, ह की जगह पर च छ ज झ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर झ बन गया, ह की जगह पर झ हो गया। और अभी ज जो बना है वो मूल रूप में नहीं है, उसका मूल रूप है अच, उकालः अच। अब इस च को ज हुआ था, किस संधि से हुआ था याद कीजिए, हमने जलाम जशुनते संधि पढ़ी है, उस संधि से इस च को तृतीय वर्ण हो गया है। आगे झष आने के कारण नहीं, ये पदांत जो है, इसलिए झलाम जशुनते सूत्र से इस च को ज हो गया, अंतिम अक्षर होने के कारण इस च को जश हो गया है। तो आपने अगर वो संधि भी नहीं पढ़ी है, मतलब जश्न संधि का यह रूप भी अगर नहीं देखा है आपने झलाम जशुनते, तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं उकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, माने उ काल वाला अच
तीन उकाल वाला अच क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता है। तीन उकाल कैसे? उ, उ और ऊ। उ माने ह्रस्व स्वर, ऊ माने दीर्घ स्वर और ऊ माने प्लुत स्वर। अब ये प्लुत स्वर जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, और ये उकाल किसका है? ये उकाल है मुर्गे की बांग का। देखिए कितना सुंदर उदाहरण की दिया है और कितनी रिसर्च की होगी कि मुर्गे की बांग में ये तीनों स्वरों के प्रकार आते हैं। मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू, तो कुक, इस कुक का जो पहला ऊ है वो ह्रस्व है, कुकड़ू ये दीर्घ है, और कू ये जब खींचता है कुकड़ू कू ये प्लुत है। इस ह्रस्व को लघु स्वर भी कहते हैं और छंद शास्त्र में उसको ऐसी मात्रा से प्रदर्शित किया जाता है। इस दीर्घ स्वर को गुरु भी कहते हैं और छंद शास्त्र में उसको इस मात्रा से प्रदर्शित किया जाता है। और ये मैं पहले बता चुकी हूं आपको कि ये प्लुत की मात्रा है तीन जैसी। तो अब इसी तरह जैसे ऊ ये तीन मात्राओं का है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का, वैसे ही देखिए अ, आ और आ। दीर्घ स्वरों में ह्रस्व नहीं होता, केवल प्लुत स्वर होंगे। तो उतने आप अपन जब पढ़ेंगे आगे, हालांकि ये जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत है पहले भी मैंने बताया है कि इनकी गणना अभी प्रारंभिक स्तर पर जो हम वर्णमाला पढ़ेंगे उसमें प्लुत स्वरों की गणना हमें नहीं करनी है। आगे चल के एडवांस स्तर पर जब संस्कृत वर्णमाला पढ़ी जाती है और वहां 63 और 64 वर्णों की गणना होती है तो वहां ये प्लुत स्वर भी गिने जाते हैं। और अभी हम जो वर्णों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, अनुनासिक, निरनुनासिक, उनकी भी गणना की जाती। अब इन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत वर्णों को जानने के लिए, इनका मात्रा काल जानने के लिए भी एक कारिका उपलब्ध है, और वो कारिका है एक मात्रो भवेत् ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः व्यंजनम त्वर्ध मात्रिकम। अर्थात ह्रस्व स्वर एक मात्रो भवेत्, एक मात्रा वाला होता है, दीर्घ द्विमात्रो उच्यते माने दीर्घ स्वर दो मात्राओं वाला कहा जाता है, और प्लुतो त्रिमात्रः तु ज्ञेयः, प्लुत को तीन मात्राओं वाला समझना चाहिए। और व्यंजन के लिए भी मात्रा बताई है कि व्यंजनम तु अर्धमात्रिकम, जो व्यंजन वर्ण होता है वो अर्धमात्रिकम माने आधी मात्रा वाला होता है। अब ये जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर है, इनके और भी क्या भेद हैं, एक प्रकार के भेद और हैं। तो आइए अब अगली स्लाइड में हम उन भेदों के बारे में जानते हैं। तो कह रहे हैं कि सभी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये जो स्वर है इनके अनुनासिक और निरनुनासिक, अनुनासिक और निरनुनासिक, इस नाम से दो भेद हैं, इनके द्विविध भेद हैं। तो अनुनासिक क्या है और निरनुनासिक क्या है, आइए पहले हम इसको जानते हैं। तो पहले हम अनुनासिक जानने के बजाय पहले हम जाने निरनुनासिक। निरनुनासिक माने जो स्वर हम उच्चरित करते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, इसमें हमने निर अनुनासिक, नासिका का हमने सहारा नहीं लिया। तो जो स्वर केवल मुख से उच्चरित होते हैं उनको कहते हैं निरनुनासिक। पर स्वर का उच्चारण करते समय यदि हम नासिका की भी सहायता लें तो उन स्वरों को कहते हैं अनुनासिक स्वर। और ये अनुनासिक स्वर का जो चिन्ह होता है वो ऐसा लगाया जाता है ना, जिसको हिंदी में आप कहते हैं चंद्र बिंदु। तो जब हम किसी स्वर में चरण बिंदु लगा देते हैं या अनुनासिक का चिन्ह लगा देते हैं तो उस स्वर को हम नाक से पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए ए है ना, आए, पढ़ाए, या आंख और आंख, हमने कहा आंख, तो हम आ के ऊपर ये जो हमने चिन्ह लगाया ये अनुनासिक का चिन्ह है। और ऐसे स्वर कहलाएंगे अनुनासिक स्वर
और जिन स्वरों पर यह चिन्ह नहीं है या जिन स्वरों का उच्चारण हम केवल मुख से कर रहे हैं, उसमें हम नाक का सहारा नहीं ले रहे, ऐसे स्वर कहलाते हैं निरनुनासिक। अनुनासिक वर्णों के उच्चारण स्थान बताने के लिए, उनकी परिभाषा बताने के लिए एक सूत्र मिलता है, मुखनासिका वचनोनुनासिका, अर्थात मुख और नासिका से निकलने वाले वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। हालांकि हम अभी वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, तब इन सब के विषय में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पर अभी चूंकि अनुनासिक का प्रसंग आया, तो मैंने बताया कि मुख और नासिका दोनों के साथ जिन वर्णों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण होगा, वो अनुनासिक कहलाएंगे। और कुछ व्यंजन भी हैं जो अनुनासिक कहलाते हैं, उनके विषय में हम उच्चारण स्थानों का पाठ पढ़ते समय पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों के विषय में। व्यंजन अर्थात हल। महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र में हयवरट लण से लेकर, माने 5वें सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र तक हल, कपय शशसर हल, हल जो अंतिम 14वां सूत्र है उसके ल तक, माने हैवरट के ह से हल के ल तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे व्यंजन है। इसलिए व्यंजनों का एक नाम हल है। और कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं या हल कहते हैं। हमने स्वर की परिभाषा पढ़ते समय कहा था कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं राजित होते हैं, जो स्वयं उच्चरित हो जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर वर्ण है। पर जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता, माने जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे जितने भी वर्ण हैं वो वर्ण कहलाते हैं व्यंजन या हल। व्यंजनों के विषय में कहा है अन्वक भवति व्यंजनम। अन्वक अर्थात पश्चातगामी, अर्थात स्वरों के पीछे पीछे जाने वाला, स्वरों का अनुगमन करने वाला, अनुसरण करने वाला होता है व्यंजन। मतलब स्वर रहित व्यंजन को हम लिख तो सकते हैं पर पढ़ नहीं सकते। तो स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए हम वर्ण के नीचे एक चिन्ह लगाते हैं, ऐसा चिन्ह जिसको हल कहते हैं। हल का मतलब व्यंजन ही है, मतलब वो व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता है ये हल का चिन्ह। तो शुद्ध व्यंजन हलंत होता है, माने उसके अंत में हल लगा होता है। और जो हम हिंदी में क ख ग घ इत्यादि पढ़ते हैं वो क पूरा हमें दिखता है, पर ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। ये क बराबर क्या है, ये क व्यंजन धन अ बराबर क। चलिए अभी हम तालिका देखेंगे तो वहां हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं, उनका उच्चारण स्वरों की सहायता लिए बिना किया ही नहीं जा सकता। तो आइए हम प्रयोग करके देखते हैं। देखिए, हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, अ, ई, उ, ओ, तो आप देख रहे हैं कि केवल वो शुद्ध स्वर स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से बाहर निकल रहा है, उसको किसी अन्य स्वर के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। पर अब व्यंजनों का उच्चारण करके देखें, हम कोई सा भी व्यंजन क, च, ट, म, प हम उच्चरित करते हैं तो स्वतंत्र रूप से नहीं निकलता। हम च बोलते हैं तो अ पीछे आ जाता है, क बोलते हैं तो क अ पीछे आ जाता है, कितनी भी जगह क बोलेंगे तो भी अ आ जाता है। अब हम अगर अ का सहारा लेना नहीं चाहे तो हमको फिर की, कु, के, कई, को, कऊ, कम, कहा, किसी न किसी स्वर का आश्रय हमको लेना ही पड़ेगा, किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी हम व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं। इसीलिए व्यंजनों को स्वरों पर आश्रित कहा है। अब देखिए, आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है, उसका कहरे में ये 5 के 5 वर्ग क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न और प फ ब भ म आपने पढ़े होंगे। अब इनका संस्कृत में देखिए एक थोड़ा सा स्वरूप थोड़ा सा भिन्न है कि हिंदी की वर्णमाला पढ़ते समय वहां इन अक्षरों के नीचे यह हल का चिन्ह नहीं लगा था, पर संस्कृत की वर्णमाला में यह हल लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही शुद्ध व्यंजनों की स्थिति है। क ख ग घ ङ।
अब चूंकि ये 5 5 आपको दिख रहे हैं जोड़े में, वो इसलिए क्योंकि इनके उच्चारण स्थान निश्चित है, इनका नाम ही है स्पर्श व्यंजन। क्यों है अभी हम बात करते हैं। तो ये क ख ग घ ङ इनका एक समूह है, ये एक जैसे हैं, ये एक ही उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान एक ही है। तो चूंकि इनका प्रतिनिधि पहला वर्ण है क, तो इसको कहते हैं क वर्ग। इस पूरे समूह को कहते हैं क वर्ग। और जब इसको और शॉर्ट में करना होता है तो हमारे वैयाकरण उनको कहते हैं कु। तो कु का मतलब है क ख ग घ ङ। जब हम संधि इत्यादि पढ़ेंगे तो वहां सूत्रों के बीच में ये कु चु टू तू पू ऐसे वर्ण आते हैं, सो शुना शु या ष्टुना ष्टु इत्यादि। अब देखिए जो च छ ज झ है इसको कहते हैं च वर्ग, इसका उच्चारण इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं चू। ट ठ ड ढ ण को कहते हैं ट वर्ग, छोटा रूप इसका टू। त थ द ध न त वर्ग, इसको कहते हैं तू। और प फ ब भ म प वर्ग, इसको कहते हैं पू। देखिए यहाँ पर नीचे भी यही बात लिखी है कि व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु चु टू तू पू इन नामों से जाना जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। तो अभी अभी हमने जो पिछली स्लाइड में क से लेकर म तक इन 25 वर्णों को हमने देखा, ये सारे के सारे 25 वर्ण स्पर्श कहलाते, स्पर्श व्यंजन कहलाते। क्यों कहलाते? क्योंकि इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। और एक चीज और यहाँ जानना आवश्यक, केवल जिह्वा ही नहीं, मुख के कुछ वर्णों के उच्चारण में मुख के अवयव परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। मतलब स्पर्श किए बिना, मुख के अवयवों का आपस में स्पर्श हुए बिना इन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए इन वर्णों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ एक बात और जानने की है कि ये जो 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो अनुनासिक कहलाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क ख ग घ ङ। हम 5वां वर्ण बोलते हैं तो हम नाक से आवाज निकालते हैं, च छ ज झ य, या ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, और प फ ब भ म। तो ये ङ य ण न और म, ये सारे वर्ण, मतलब हर वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो अनुनासिक कहलाता है। क्योंकि इसका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता। हमने अभी स्वरों को पढ़ते समय भी स्वरों का एक प्रकार पढ़ा, अनुनासिक, कि जब स्वर नाक से उच्चारित किए जाते हैं तब वो अनुनासिक हो जाते हैं। जैसे आ और आ, आंख, दांत, इस तरह के वर्ण अनुनासिक होते हैं। पर ये जो पंचम वर्ण है ये अपने आप में स्वतः ही अनुनासिक है। इसके बाद अगले वर्ण है 4, य र ल और व। इन वर्णों को कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ इनका नाम है, अंतस्थ। अंतस्थ क्यों नाम है इनका? क्योंकि ये अंतः, अंत का संस्कृत में अंतः का मतलब होता है मध्य। अंतः का मतलब अंत नहीं, अंतः माने मध्य, अंतःकरण, अंतःपुर। मध्य में स्थ माने स्थित है, मध्य में स्थित है माने किसके मध्य में स्थित है? स्वर और व्यंजनों के मध्य में स्थित है। हम अगर माहेश्वर सूत्र को देखें तो वहां भी जहां स्वर खत्म होते हैं, 4 माहेश्वर सूत्रों के बाद अयुन रुल्क एउंग अयौच, वहां हयवरट लण, ये मध्यस्थ, ये अंतस्थ वर्ण आते हैं। और उनके बाद फिर बाकी यमं गणनम जभय गणदश, बाकी व्यंजनों की शुरुआत होती है। तो माहेश्वर सूत्र में भी इनकी स्थिति स्वर और व्यंजनों के मध्य में है, इसलिए भी इनका नाम अंतस्थ है। और यदि उच्चारण की दृष्टि से विचार करें तो ये न पूरे स्वर है न पूरे व्यंजन, माने इनका उच्चारण करते समय न तो स्वरों इतनी स्वतंत्रता होती, न तो स्वरों इतनी सरलता से ये उच्चरित हो जाते हैं, और न इनका उच्चारण करते समय व्यंजनों इतना काठिन्य होता है या व्यंजनों की तरह स्वरों की बहुत सहायता लेनी पड़ती, ऐसा भी नहीं है। इनका उच्चारण थोड़ी सी सहायता से हो जाता है। तो ये न पूरे व्यंजन है न पूरे स्वर है, इसलिए इनका एक नाम है अर्धस्वर, इनको आधा स्वर कहते हैं।
अर्धस्वर कहते हैं। आपने यण संधि पढ़ी होगी, वहां आपने देखा कि ई उ री की जगह पर यही 4 वर्ण होते हैं, य व र ल। ई उ री, य व री की जगह पर र और री की जगह पर ल। और जब संप्रसारण होता है तो ई उ री इनको ठीक उल्टा, अरे य व र ल इनको उल्टा हो जाता है ई उ री। तो ये जाने कि अगर परीक्षा में पूछा अंतस्वर कौन से तो भी य र ल व, अगर पूछा अर्धस्वर कौन है तो भी य व र ल। अब अगले वर्ण है ऊष्म वर्ण। ये ऊष्म वर्ण श, श, स और ह, इन 4 वर्णों की ऊष्म वर्ण संज्ञा है। तो ये ऊष्म क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय बहुत सारी ऊष्मा, ऊष्मा माने गर्मी, ऊर्जा बाहर निकलती है। हम इसको प्रयोग के माध्यम से देखें कि जब हम अन्य किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, ऊष्मा का एक अर्थ होता है गर्मी, और ऊष्मा का एक अर्थ होता है ऊर्जा माने शक्ति, हमारी बहुत सारी शक्ति खर्च होती है। तो हम इसका उच्चारण करके अगर देखें तो देखिए, हम सांस भर के बोलें क क क क क क क त त त त त त त प 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 प। आप लोग भी बोल के देखिए, बहुत देर तक आप बोल सकते हैं। पर अगर इन वर्णों का हम उच्चारण करें एक सांस में तो हम ज्यादा देर नहीं बोल पाएंगे। देखिए मैं बोल रही हूँ, आप भी बोल के देखिए सांस भर के, ह ह ह ह ह ह ह ह। बहुत जल्दी हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसका मतलब कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय बहुत सारी ऊर्जा या ऊष्मा खर्च होती है। ये महाप्राण वर्ण है, अभी हम आगे पढ़ेंगे अल्प प्राण महाप्राण, इसलिए इन वर्णों का एक नाम ऊष्म है, ऊष्म वर्ण है। अब हम पढ़ते हैं संस्कृत के एक अन्य महत्वपूर्ण वर्णों के प्रकार के विषय में, जिसकी गणना न स्वरों में होती है न व्यंजनों में होती है, पर जिसका प्रयोग संस्कृत भाषा में स्थान स्थान पर होता है। और वर्णों का वो प्रकार है अयोगवाह। यद्यपि अयोगवाह के अनेक प्रकार हैं, पर सामान्य स्तर पर 2 अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग, इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। उपध्मानी, जीवामूली इत्यादि भी अयोगवाह है, पर इसको हम बाद में पढ़ेंगे एडवांस स्टेज पर, जब हम पूरी वर्णमाला 63 और 64 वर्णों की है, जब हम उनको पढ़ेंगे तब हम उनकी चर्चा करेंगे। पर अभी हम प्रारंभिक स्तर पर पढ़े जाने वाली वर्णमाला के विषय में बात कर रहे हैं, तो वहां अनुस्वार और विसर्ग, इन 2 अयोगवाहों को जानना आवश्यक है। तो ये जो अनुस्वार अयोगवाह है, इसका उच्चारण नासिका से होता है, और ये सर्वथा माने हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, सर्वथा माने हर प्रकार से स्वर के बाद ही आता है। मतलब अनुस्वार का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद ही होगा, व्यंजन के बाद कभी भी अनुस्वार का प्रयोग हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि अहम, तो कह रहे सामान्यतया जो म व्यंजन है उसके पहले, उसके बाद में यदि कोई व्यंजन आता है तो वो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, और इसलिए जगह जगह पर हमको वाक्य रचना करते समय अनुस्वार का प्रयोग करना होता है। तो ये अनुस्वार ऐसा स्वर के ऊपर ऐसा लगाया जाता है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगाई जाती है। पंचम वर्ण जो है, अभी हमने अनुनासिक वर्ण पढ़े, वो भी संधि के नियमों से अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसका उच्चारण हम नासिका से ही करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अयोगवाह है विसर्ग, जो संस्कृत की पहचान है। आपने देखा होगा हर जगह थोड़ी थोड़ी देर के बाद किसी न किसी शब्द में विसर्ग लगा होता है। इसका उच्चारण थोड़ा थोड़ा ह जैसा होता है, सांप के फुफकार की तरह, राम ह, देव ह, मुनि ही, गुरु हु, इस तरह से किया जाता है। और इसका प्रयोग भी हमेशा स्वर के बाद ही होता है। किसी भी व्यंजन के बाद अनुस्वार या विसर्ग का प्रयोग नहीं हो सकता। मतलब जैसे हमने क पे लगाया तो ये क के बाद अ है, इस पे लगाया कम और कहा, पर हम ऐसा नहीं लगा सकते कि क हलंत है, ये व्यंजन है, हम इस पे अनुस्वार नहीं लगा सकते। हम इस पर
विसर्ग भी नहीं लगा सकते। तो अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद किया जाता है, व्यंजन के बाद इनका प्रयोग नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक चर्चा और करनी बहुत आवश्यक है कि हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं तो श श स ह और फिर हम 3 अक्षर और पढ़ते हैं क्ष त्र ज्ञ। तो ये क्षत्रज्ञ को हिंदी वर्णमाला में तो स्थान मिला है, पर संस्कृत वर्णमाला में इन्हें शुद्ध व्यंजन नहीं माना जाता, इसलिए वर्णमाला में इनको स्थान नहीं है। माहेश्वर सूत्र में भी इनकी चर्चा नहीं है। और जो 64 हमारी वर्णमाला में जो 64 वर्ण आते हैं उनमें भी ये क्षत्रज्ञ इन तीनों का कहीं भी स्थान नहीं है। पर हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये क्षत्र और ज्ञ चूंकि हिंदी की वर्णमाला में है और व्यंजनों के रूप में इनको मान्यता मिली हुई है, तो हमें इनके बारे में जानना आवश्यक है कि ये बनते कैसे। देखिए, अगर इनको भी हम वर्णमाला में स्थान दे देंगे तो फिर इस तरह के अनेक संयुक्त अक्षर हैं, श्र है, द्य है, म है, द्य, तो फिर कितने वर्णों को स्र है, सहस्र, छद, म, धम, चिन्ह, न, इन सबको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जा सकता। तो हम ये जान लें कि क और ये मूर्धन्य श ये मिला के बनता है क्ष हलंत, और फिर हम इसमें जब अ जोड़ देंगे तो बनेगा क्ष। तो ये संयुक्त वर्ण है, इसलिए ये शुद्ध व्यंजन नहीं। इसी तरह त और र इन दोनों को मिलाकर बनता है त्र हलंत। अब इसमें हम अ जोड़ेंगे तो ये हिंदी की वर्णमाला में जो त्र है वो हमें प्राप्त होगा। इसी तरह ज्ञ, कुछ लोग ज्ञ बोलते हैं, कुछ लोग ज्ञ बोलते हैं, कुछ लोग ज्यों बोलते हैं। आर्य समाजी लोग देखो प्राय इसको ज्यों बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये ज्यों उच्चारण ज्यादा सही है, क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो ज और य को मिलके बना है। ज और य मिलके बना ये हलंत ज्य, और फिर इसमें अ लगाया तो ये बना ज्यों, या इसको ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ ज्ञानी का। अब इसी तरह का एक शब्द और हम जान लें कि श्र। तो श्र जो है वो श, र और अ को मिलके बनता है। वेदों में जो ये श है, ये वाला श, इसको ऐसे लिखने की परंपरा थी। अब इसमें जो र लगा, जैसे हम प में र लगाते वैसे इस श में जब हम र लगाते तो ये ऐसा बन जाता है श्र। तो ये श्र ये भी संयुक्त अक्षर है और इसको भी हिंदी वर्णमाला में मान्यता मिल गई है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं पुस्तक में। अब इसके बाद है वर्णों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का विषय अपने आप में बहुत बड़ा है। हमारे इस वीडियो का आकार बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए उच्चारण स्थानों की चर्चा और पाठन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना। तो बहुत जल्दी मिलते हैं संस्कृत व्याकरण की एक नवीन अवधारणा के साथ। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।